बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 19 जुलाई और इतवार का दिन, ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। कोई तस्लीम करे या ना करे, किसी को यकीन आए न या आए, लेकिन ये हकीकत है कि ये जो निज़ाम है बहुत सीधा निज़ाम, ये ज़मीन बोस हो रहा है। और ये निज़ाम दीन को भी और तमाम के तमाम सहूलतकारों को भी, और जो इस निज़ाम के हिस्सेदार हैं, जो इसको चला रहे हैं और जो इसको चलवा रहे हैं, कोई भी इसमें बचने वाला नहीं है। सारे के सारे अपने अंजाम को पहुंचेंगे। और ये बात अब महीनों और सालों की नहीं है, बल्कि ये बहुत तेज़ी से ये निज़ाम और निज़ाम दीन सारे के सारे बर्क रफ्तारी से ये गड्ढे में गिर रहे हैं और अंधे कुएं में जाके गिर रहे हैं, और इनको बचाने वाला कोई नहीं होगा। कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब ने कुछ अरसा पहले, बल्कि कुछ अरसा पहले नहीं, चंद महीने पहले, जब वो कैद तन्हाई में थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया जाए, तहरीक का आगाज़ किया जाए। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा कि आप सब मिलकर इस निज़ाम को गिराएं और इस जाली निज़ाम के खिलाफ मज़ाहमत करें। इमरान खान साहब पहले शख्स थे जिन्होंने जेलों में बैठ के, जेल में कैद होकर उन्होंने कहा था कि 26वीं तरमीम, गैर आइनी तरमीम आ रही है, 27वीं गैर आइनी तरमीम आ रही है, और इनका इरादा है आइन को तोड़ने का, मसख करने का, और इनका इरादा है अदलिया को पामाल करने का और बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल करने का, मीडिया को दबाने का। उन्होंने जेल में बैठकर ये बात बताई थी, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। और उस वक्त वकला ने भी वो हिम्मत नहीं दिखाई जो अब वकला को अंदाजा हो गया कि अब मामला बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। लिहाजा इमरान खान साहब की जो वो अपील थी, वो जो रिक्वेस्ट थी और जो उनका विजन था, वो अब इम्प्लीमेंट होने की तरफ जा रहा है। और न सिर्फ ये कि इमरान खान साहब की बहनें भी मुतहर्रिक हो चुकी हैं, पीटीआई भी मुतहर्रिक तो पहले ही थी, अब मजीद मुतहर्रिक हुई है। और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, जो कि मुतहदा अपोजिशन है, जिसमें बलूचिस्तान की जमातें भी मौजूद हैं, जिसमें पंजाब भी मौजूद है, और जिसमें सिंध से भी आवाज़ें उठ रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, कश्मीर से, सब की सब ये आवाज़ें अब इकट्ठी हो रही हैं। तमाम के तमाम प्रेशर ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो अगला सबसे अहम हम ये कहते थे कि वकला को आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर वकला चाहें, किसान चाहें, तलबा चाहें, ट्रेड यूनियंस वाले चाहें, कारोबारी लोग चाहें, तो इनमें से कोई भी दो तबके अगर चाहें, और सबसे बढ़कर ये कि वकला वो अगर चाहें, तो वो एक हफ्ते के अंदर अंदर इस सिस्टम को जैम कर सकते हैं। तो लिहाजा कुछ दिन पहले जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने एक खत लिखा, बल्कि खत नहीं था, वो एक आर्टिकल था, और आर्टिकल वो शाये भी नहीं होने दिया गया और उसको हटा दिया गया। यहाँ तक कि जो इंटरनेट पे दस्तयाब था ऑनलाइन, वो भी हटा दिया गया। लेकिन उसके कुछ मंदरजात बाहर आ चुके थे, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा था कि ये निज़ाम जो है अब सिर्फ अदलिया की ग़ुलामी नहीं, बल्कि ये पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे हमारे आइन को, जमहूरी ढांचे को और बुनियादी इंसानी हकूक़ के सारे और सियासी आज़ादियाँ, शरीयतें, सारों को वही सलब कर रहा है। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। तो इस सिलसिले में पहली जो अचीवमेंट हुई है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो, और उनके जो खुरम ज़ीशान हैं, इकबाल अफरीदी हैं, और इसके साथ साथ अली अहमद हैं, बहुत सारे लोग मुतहर्रिक हो चुके हैं। और 5 अगस्त की तारीख भी दी जा चुकी है कि 5 अगस्त को एक बड़ी तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है, और 5 अगस्त को इमरान खान साहब के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आल पाकिस्तान वकला एक्शन जो है वो सब के सब अब इकट्ठे हुए हैं, और उनमें जय्यद वकला जो थे, तमाम के तमाम चारों सूबों में उनकी नुमाइंदगी थी। इस्लामाबाद से उनकी नुमाइंदगी थी, अली अहमद कुर्द साहब, हामिद खान साहब, ज़ुबैरी साहब, और बलूचिस्तान से हमें बलूचिस्तान के जो लीडरशिप है वो नज़र आई वकला की, सिंध की वकला की लीडरशिप नज़र आई। सब के सब उन्होंने मिलकर कल एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में ऐलान किया है कि वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद, ये जो गर्मियों की छुट्टियां हैं, इसके फौरन बाद, यानी कि अगस्त के आखिर में और सितंबर में वो एक तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। और अब वो तहरीक जो है उसी तर्ज की होगी जैसे पहले वकला तहरीक चली थी, और उसमें अवाम को भी शामिल किया जाएगा। और उसका पहला जलसा है वो पेशावर में होगा, और वो जलसा भी होगा, और जिसमें 50 वकला तंजीमें शरीक होंगी और उनकी नुमाइंदगी होगी 50 वकला तंजीमों की। इसके साथ साथ कल
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिन्हें सरेंडर करने का बहुत कहा गया लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तबादला कर दिया गया, उनको पंजाब में भेज दिया गया। और उन्होंने भी वाज़ेह तौर पर कल वकला से खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम तो अपनी भुगत रहे हैं और हमारी तो ज़िंदगी जैसी गुजरी सी गुजार रहे हैं, हम तो मज़ाहमत कर रहे हैं, लेकिन अब जो है आने वाला वक्त जो है, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कि अब ये सारे का सारा सिस्टम एक्सपोज हो गया है, ये निज़ाम जो है एक्सपोज हो गया, इसका नंगापन जो है, लिहाजा अब तब्दीली आकर रहेगी। ये नहीं हो सकता कि आप सबको गुलाम बना लें। और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि ये नौजवान वकला हैं वो आगे आएंगे, नौजवान न्यू जनरेशन जो है वो इसको लेकर आगे बढ़ेगी और ये निज़ाम नहीं चल रहा। तो जो दूसरी जानिब अली अहमद कुर्द साहब ने अनाउंस कर दिया और उन्होंने ख़ास तौर पे एक बात की है और उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल, उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल का जो बाप है वो भी हमें कुछ नहीं कर सकता और वो भी वकला को नहीं काबू कर सकता, वो भी वकला को नहीं दबा सकता। जिसमें उन्होंने कहा है कि तहरीक का ऐलान सबसे पहले तो और पहला जलसा खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान, अली अहमद कुर्द ने कहा इमरान खान इस वक्त बहुत बड़ा लीडर है और जिसको मैंने कहा ये मर्द का बच्चा है, तो जो 3 साल से कोर कमांडों की ताकत के सामने चट्टान की तरह खड़ा है, जो पाकिस्तानी इससे हिम्मत और जुर्रत इंस्पायर नहीं कर सकता, वो पाकिस्तानी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि 22 कोर कमांडर 35 कोर कमांडरों के मुकाबले में वो अकेला खड़ा है और डट गया है और उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जबकि दूसरी जानिब मखदूम जावेद हाशमी साहब, वो किसी तारफ का मोहताज नहीं। उन्होंने भी एक बात की और उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से कंपेयर नहीं किया जा सकता इमरान खान साहब को। इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बहुत बड़ा लीडर है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कंप्रोमाइज था और वो तो मुल्क के एक हिस्से पे उसको मैंडेट मिला था, सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में उसको मिला था। मशरकी पाकिस्तान तो अवामी लीग के पास था और उसके बाद भी वो सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गए। तो लिहाजा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं उनका कंपैरिजन इमरान खान साहब से नहीं, इमरान खान उससे बहुत बड़े लीडर हैं और इनका जो वोट बैंक है और उनकी सारी की सारी आवाज़ है वो पूरे मुल्क में फैल चुकी है और हर मुल्क के कोने कोने पे उनका वोटर सपोर्टर मौजूद है, लिहाजा वो उनसे बड़ा लीडर है। और उन्होंने भी एक ट्वीट की जावेद हाशमी साहब ने, जावेद हाशमी साहब ट्वीट की और जावेद हाशमी साहब को भी जनाब उनके घर पे हमला कर दिया गया, उनके बच्चों पे, उनके दामाद पे, उनकी बेटियों पे मुकदमे दर्ज कर दिए गए और ये उनके साथ किया गया। फिर उनका घर सील कर दिया गया, घर में तोड़फोड़ की गई। और दूसरी जानिब नौरीन न्याजी साहिबा ने भी एक पुराना इंटरव्यू जो कि ऑन एयर भी नहीं हुआ और उसको ला के कहीं ना कहीं जिसने इंटरव्यू किया था उससे कॉपी हासिल की गई, टाउट्स ने की और उसके बाद जनाब वहाँ से लेके उसको सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। अब उस पे जनाब नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है और अब साइबर क्राइम वाला विंग जो है वो भी मुतहरिक हो गया, जावेद हाशमी साहब के खिलाफ भी हो गया और नौरीन न्याजी साहबा के खिलाफ भी हो गया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जनाब मौलाना ने भी तो बातें की हैं, तो मौलाना साहब के खिलाफ आप क्यों नहीं जा रहे? उस तरफ क्या कोई गर्म हवा आ रही है या फिर ये आपका फिक्स मैच था? तो मैं तो इसको नहीं मानता कि ये फिक्स मैच था। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को अगर इन्होंने छेड़ा है तो ये सारे काने अगर इन्होंने छेड़ा तो वो तो चाहते हैं कि मुझे कोई छेड़े और कोई ना कोई हुकूमत की तरफ से बहाना बने, वो तो ये चाहते हैं। क्योंकि एक बात हैरान कुन है कि जावेद मौलाना को जलसे की इजाज़त दी मरियम नवाज साहिबा ने। कसूर किसका ज़िला था? मलिक अहमद खान साहब, स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब। और मलिक अहमद खान साहब कौन है? जनरल बाजवा साहब के दस्ते रास्त और शहबाज शरीफ साहब की डील करवाने वाले। तो ये पूरे का पूरा कसूर में जलसा मौलाना फजलुर रहमान साहब करते हैं, मरियम साहिबा की हुकूमत उनको इजाज़त देती है और वो जलसा करते हैं और उसके बाद वो तहस नहस कर देते हैं जनाब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब का और उनकी पॉलिसियों का और सत्यानाश कर देते हैं। और अभी तक कोई FIR नहीं हुई क्योंकि मरियम साहिबा करवाएंगी तो FIR होगी, मरियम साहिबा नहीं करवा रही
اور مریم صاحبہ کی طرف سے مولانا کے اس موقف کی نفی بھی نہیں کی گئی، نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی نفی نہیں کی گئی، شہباز شریف صاحب کی بھی طرف سے نفی نہیں کی گئی. لہذا ان کے سارے جو ہیں خاص وہ کوئی نفی نہیں کر رہے، کوئی مذمت نہیں کر رہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ مولانا جو ہیں مولانا کی کے ساتھ مریم صاحبہ نے بھی کہا کہ ذرا تھوڑا سا رگڑا لگائیں، ہمیں فیلڈ مارشل تنگ کر رہے ہیں، یا پھر مولانا کو کوئی رگڑا لگنے لگا تھا تو انہوں نے یہ کہا. تو بہرحال یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور مولانا ابھی تک ان کا پلڑا بھاری ہے اور مکمل طور پر وہ چھائے ہوئے ہیں اور وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، کیونکہ اگر ان کو چھیڑتے ہیں تو پھر ایک مدرسوں کا جال ہے پورے ملک میں پھیلا ہوا، تو وہ مدرسے کے سارے طالب علم جو ہیں وہ متحرک ہو سکتے ہیں اور جناب بادشاہ سلامت اور ان کے نظام کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. تو ایک بات تو طے ہے کہ نورین نیازی صاحبہ نے وہ گفتگو جو کہ ایئر نہیں ہوئی، لیکن دوسری جانب ایک اور بھی ہے کہ نورین نیازی صاحبہ نے جو گفتگو کی تو کیا یہ تو نہیں اب ہو سکتا اور یہ ہو نہیں رہا کہ ماضی میں آپ لوگوں نے ہر کسی کو کہا غدار غدار غدار، اور ابھی بھی آپ جس کو چاہتے ہیں ملک دشمن بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی بنا دیتے ہیں، اور پھر ساری فتوحات آپ اپنے نام کرتے ہیں. تو معرکہ حق میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جنگ ہوئی اور جنگ میں سندھ طاس معاہدہ معطل ہو گیا، وہ آج تک بحال نہیں ہو سکا اور جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی، اور اس میں سندھ طاس معاہدہ ہمیں لوز کرنا پڑا اور ہمارا پانی بند ہے. اور پھر اس میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اصل کارنامہ سر انجام دیا، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایئر چیف کو جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے طور پہ ان کو اس اعزاز سے نوازا جاتا اور ہمارے شاہینوں کو نوازا جاتا، کیونکہ ہماری بری فوج کی تو باری نہیں آئی لڑنے کی اور فیلڈ مارشل کی تو باری ہی نہیں آئی. تو پھر ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دے دیا گیا اور پھر ان کو تاحیات استثناء بھی دے دیا گیا، پھر ان کو 5 سال کی مدت بھی دے دی گئی اور یہ سب کچھ کر دیا گیا. تو پھر اگر اس پہ کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہیں جسے چاہیں غدار کہیں، جسے چاہیں ملک دشمن کہیں، جسے کہیں ایجنٹ کہیں، تو جواب میں پھر کوئی جو مظلوم ستایا ہوا ہے آپ کے ظلم کا، اور وہ اٹھ کر آپ کی فتوحات جو کہ مشکوک ہیں ان فتوحات کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کر سکے. اور جن کی فتوحات ہیں وہ پاک فضائیہ کے جوان ہیں، پاک فضائیہ کے شاہین ہیں، ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، اور فروری 2019 میں بھی ان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ تھا. یہ بات حقیقت ہے. تو لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر کسی کو غدار کہیں اور آپ ہر کسی کے ساتھ ظلم کریں، اور پھر جس کے ساتھ ظلم کریں اور مظلوم جب آپ کی کارکردگی پہ کوشچن کریں تو آپ کہیں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو چلنے والا نہیں ہے سسٹم. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ آپ نورین نیازی صاحبہ کو تو بلا لیں اور جاوید ہاشمی کا گھر بھی توڑ دیں اور پھر مولانا سے ڈر جائیں. تو یہ آپ کی کیسی جرأت اور ہمت ہے. تو علی احمد کرد نے کہا کہ یہ فیلڈ مارشل کے بس کی بات نہیں، وہ اس ملک کو چلا سکے. یہ ملک چلے گا تو آئین، جمہوریت اور عدالتوں کے تحت چلے گا. لوگوں کے اعتماد سے بحال کرنا ہمارا پہلا کام ہوگا. ایسے فیلڈ مارشل بہت دیکھے، وکیلوں کو کسی کا باپ بھی نہیں مار سکتا. اور پھر علی احمد کرد نے کہا کہ جو اگلی بات ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. وہ انہوں نے کہا کہ بہت جلد، انہوں نے کہا یہ صرف اب 26ویں 27ویں ترمیم کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ سارے کا سارا نظام جو ہے، اور بہت جلد یہ سارے کا سارا نظام زمین بوس ہو جائے گا. اور اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور دوسری جانب لوگ توقع کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام بھی، وکلا بھی، اور یہ کہ اب وکلا کو بھی چاہیے کہ اپنے جو اندرونی اختلافات ہیں یا کوئی معاملات ہیں یا مفادات ہیں اس سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ اقدام کیا جائے اور وہ نکلیں اور نکل کر اس نظام کو تاکہ پانچا کریں تاکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے. یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن ہے. کیونکہ دوسری جانب ایک اور خبر، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت مہنگے ترین قرضے جو اس نے لیے تھے چائنا سمیت دیگر ممالک سے، وہ اس کے گلے کا توق بن گئے ہیں. اور مہنگے ترین قرضوں کو اب اتارنے کے لیے شہباز رانا صاحب کہتے ہیں کہ اتارنے کے لیے سستے قرضے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ سعودی عرب سے ہمیں سستے قرضے مل جائیں، ہم مہنگے ترین قرضے اتاریں. لیکن پاکستان کی اپنی آمدنی حکومت کی اتنی نہیں ہے کہ آمدنی سے مراد ایکسپورٹس اتنی نہیں ہے، اور اتنا منافع جو حکومت ہے وہ حاصل نہیں کر رہی
کہ وہ اس سے قرض اتارے، بلکہ قرض اتارنے کے لیے بھی اور قرضے چاہیے، اور وہ بھی قرض ہی ہوگا۔ تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔